जब तक कि आपके पास टाइम नहीं होगा तब तक कि आपको कुछ भी शेयर बाज़ार में समझ नहीं आएगा। एक चीज़ को और उदाहरण की तरह समझेंगे ट्राइडेंट की। और ट्राइडेंट के ऊपर सर कल की जो मेरी वीडियो बनी थी उसके अंदर काफ़ी कमेंट आए और मैं इतने सारे लोगों का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कमेंट यहाँ पर लगा दूँगा और काफ़ी लोगों ने कहा है सर इसमें हम परेशान हो गए, कोई कह रहा है और कॉल पुट की बात बिल्कुल नहीं करते। शॉर्ट टर्म में कमाया हुआ पैसा चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, जितना भी हो उसका 10 से 20% और वहाँ से जो हमें प्रॉफिट बनता है हम फिर दोबारा से और कमाने की इच्छा के साथ लगाते हैं। और कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर भी हम फंसे के फंसे रह जाते हैं। ये सबके साथ होता है ना भैया। दिल पर लेकर समझना है, क्योंकि जब हम अपने मन से कुछ चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, पर जब हम कुछ दिल से अपने करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू नज़र आती है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा सर सकुमा के अंदर तेज़ी नहीं आई सर, वो भी तो चीनी के ऊपर वर्क करता है। तो आज सकुमा के ऊपर फिर से बात करेंगे जो 5। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सेल की, बात करेंगे ट्राइडेंट की। और ट्राइडेंट के ऊपर सर कल की जो मेरी वीडियो बनी थी उसके अंदर काफ़ी कमेंट आए और मैं इतने सारे लोगों का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कमेंट यहाँ पर लगा दूँगा और काफ़ी लोगों ने कहा है सर इसमें हम परेशान हो गए, कोई कह रहा है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज इसकी हम फुल एक एनालाइज करेंगे और आज की एनालाइज को आपको अपने दिल पर लेकर समझना है, क्योंकि जब हम अपने मन से कुछ चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, पर जब हम कुछ दिल से अपने करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू नज़र आती है। हर चीज़ दिल से होती है ना। तो आज ट्राइडेंट के ऊपर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि शुगर सेक्टर के अंदर आ रही है ताबड़तोड़ तेज़ी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस न्यूज़ से मुझे एक व्यक्ति ने कहा सर सकुमा के अंदर तेज़ी नहीं आई सर, वो भी तो चीनी के ऊपर वर्क करता है। तो आज सकुमा के ऊपर फिर से बात करेंगे जो 5 रुपये 30 पैसे का शेयर है। और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी 6 रुपये करीब, मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि ये 6 से ऊपर जाएगा, 6 से नीचे भी आ सकता है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं उसको हमें खोजना पड़ता है और कुछ चीज़ों के लिए हम वर्क करते हैं, वो है शुद्ध एनालाइज, है ना। उसमें हम अपनी चीज़ पर उस तरीके से वर्क करते हैं कि हमें खुद को हमेशा प्रलोभन से यानी कि लालच से बचाना है। जब भी हम लालच से खुद को बचाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने को बहुत ही अच्छा करके जाते हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि शॉर्ट टर्म से हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये आज ध्यान रख लेना कि शॉर्ट टर्म से आपकी दिनचर्या चल सकती है पर आपकी वैल्यू वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती अगर आपने कुछ नियम का उसके अंदर यूज़ नहीं किया। क्योंकि जब हम कमाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से हमें पैसा आता है। अब उसके अंदर भी आपने कुछ नियमों का चीज़ें नहीं की तो वो पैसा भी जाता है। खर्च करने के बाद जो बचता है उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको शेयर बाज़ार में भी और वो आपको बाहर भी करना पड़ेगा, तब आप सक्सेस बनेंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म करना ज़रूरी है क्योंकि उससे दिनचर्या की चीज़ें हो जाती हैं जो हमें खर्च करने की चीज़ों के साथ आ जाता है और वहाँ से जो हमें प्रॉफिट बनता है हम फिर दोबारा से और कमाने की इच्छा के साथ लगाते हैं। और कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर भी हम फंसे के फंसे रह जाते हैं। ये सबके साथ होता है ना भैया। तो शॉर्ट टर्म हमेशा आपको पैसा तो दे सकता है या नहीं भी दे सकता, लेकिन हमेशा आपको कभी ना कभी वो फंसा देगा। और जब आप समय पर जब आपको पैसा आ रहा था शॉर्ट टर्म से उसको यूज अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर बाजार में आप इसी तरीके से रह जाएंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म में कमाया हुआ पैसा यानी कि जो आप इक्विटी की बात कर रहा हूँ भैया, हम और कॉल पुट की बात बिल्कुल नहीं करते। शॉर्ट टर्म में कमाया हुआ पैसा चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, जितना भी हो उसका 10 से 20% आपको लंबे समय वाले जो लॉन्ग टर्म के आपके पोर्टफोलियो होते हैं उसके अंदर डालना चाहिए, ताकि आपको लगे कि भैया अगर मैं किसी कंपनी में भी फंस गया ना तो मेरा पैसा वहाँ पर पड़ा है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का विषय बनाइए, वही आपको अमीर करके जाएगा भैया। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एक इंटरव्यू देखा CNBC आवाज़ में, आप भी जाकर देख लेना। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने लड़के को ना HDFC बैंक के
उसके बर्थडे में उसे शेयर दी थी, उस टाइम उसकी वैल्यू 25,000 थी और आज तो पता नहीं कितनी करोड़ है उसकी वैल्यू। तो क्या हुआ, वो लॉन्ग टर्म, अभी भी वो शेयर है उनके पास, वो क्या हुआ, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हुआ। और शॉर्ट टर्म में होता, मान लो शॉर्ट टर्म में हमने 25,000 लगा के 5,000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, वो क्या होगा, हम फिर किसी और कंपनी में लगा देंगे, वो फंसे रह जाएंगे, या फिर हम कुछ बाहर निकाल लेंगे, कुछ खर्च कर देंगे, तो वो तो वहीं चीज़ें घूमती जा रही है। पर कुछ चीज़ रखने वाली आपको बनानी है, बहुत गहरी चीज़ बताइए। जिसको अमीर बनना है वो लॉन्ग टर्म से बनेगा, और जिसको शॉर्ट टर्म से भी अच्छा कमाना है तो वो कमा के दूसरी जगह डालेगा। भैया मेरा एक लिंक आने वाला है और जल्दी वो लिंक आ जाएगा, उससे हम नई एक जर्नी स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। इसलिए अभी कोई भी जो नया मेरे लिंक से अकाउंट खुलवाना चाह रहा है थोड़ा सा वेट कर ले, मैं आपको जल्दी उसके बारे में बताऊंगा और कहीं ना कहीं हम लॉन्ग के विषय जो हैं दूर तक की दृष्टि के साथ लेकर चलेंगे। तो ये आज मैंने आपको चीज़ें बता दी है। सेल एक अच्छी स्टील की कंपनी काफ़ी दिनों से गिरती हुई देखने को मिली। वैसे स्टील सेक्टर ही काफ़ी नाजुक था, पर उसके अंदर सारी रणनीतियां मैंने आपको डिटेल वीडियो के साथ बना रखी है, चाहे वो आयात वाली हो, चाहे यहाँ की कुछ दिशा निर्देश वाली हो। सारी न्यूज़ जो है पिक्चर वाइज मैंने आपको सिखा रखी, भाई इस तरीके से चीज़ें हो रखी हैं। एक कंपनी है RINL, ये भी इस्पात की कंपनी है, पर यह कंपनी कर्ज में डूबी पड़ी है। अब कर्ज में कंपनी डूबी पड़ी है, जो इसके अंदर वर्क करते हैं सरकारी कंपनी है, तो उनका जो भी तनख्वाह है, जो भी दी जाती है, वो देने में कंपनी असमर्थ हो रही है, कर्ज में डूबी जा रही है, कहीं ना कहीं कंपनी बंद ना हो जाए इसलिए भी ये चीज़ें होती जा रही हैं। और इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपनी निजीकरण की न्यूज़ के अनुसार भी RINL चल रही थी, RINL चल रही थी। पर इस्पात मंत्रालय अगर इस बात पर जोर दे, छोटी सी बात समझना कि इस्पात मंत्रालय यानी स्टील का मंत्रालय अगर इस बात पर जोर दे कि RINL को किसके साथ मिला दिया जाए, सेल के साथ, तो RINL जो है अभी भी वर्क कर रही है, पर वो इतनी हिसाब से वर्क नहीं करती कि उसके सारे खर्चे सब चीज़ें हो जाएं। तो अगर निजीकरण से बचने के लिए ये कंपनी को अगर इस्पात मंत्रालय के कि सेल के साथ मिला दिया जाए तो यहाँ पर सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो RINL और अच्छी चीज़ों के साथ फिर अच्छा वर्क करेगी, तो वो सेल के साथ जोड़ा जाएगा। ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है शुगर सेक्टर में। सर देखो ये न्यूज़ है बहुत गहरी और बहुत बड़ी है। शुगर सेक्टर के अंदर जो चीनी के रेट थे MSP यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो थी, न्यूनतम प्राइस जो था, वो 2019 से 31 रुपये चल रहा था। बार बार उद्योग इंडस्ट्री इसके ऊपर कह रहा था भैया इसके रेट बढ़ाओ वो बढ़ाओ, पर नहीं बढ़ रहे थे। इस उपलक्ष्य में भी चीनी जो था वो दबाव पर था क्योंकि 31 रुपये के रेट चलते आ रहे थे, पर बीच बीच में न्यूज़ निकल कर आ रही थी कुछ ना कुछ इसका बात होगा। कल एक बैठक हो रही थी, उसके अंदर रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी जो MD है वो भी वहाँ शामिल थे, और आज उनका एक इंटरव्यू जी बिजनेस में भी मुझे देखने को मिला। जब ये खाद्य मंत्री जो हमारे हैं प्रहलाद जोशी जी, उनके साथ बैठक में उद्योग और लोग जो मिले और वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई कि MSP के रेट बढ़ाने की चीज़ों के साथ बता दिया जाए, तो इससे आज आपको बाजार के अंदर बहुत तेज़ी के माहौल देखने को मिले, क्योंकि इससे चीनी वाली कंपनियों को बेनिफिट होने की चीज़ों के साथ था। वैसे कोई कह रहा है कि भैया 40 है, कोई 42 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है, जो भी इस टाइम मांग है बाजार की उस हिसाब से ये बातें हो रही है। पर अतुल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि शायद ये 42 रुपये तक के हो सकता है और बहुत ज़रूरी है इस तरीके से रेट बढ़ना। तो ये वो एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज आपको बलरामपुर 40 रुपये, रेणुका शुगर तेज़ी, बजाज हिंदुस्तान शुगर में तेज़ी, वो न्यूज़ का इफेक्ट देखने को मिला। और कहीं ना कहीं अब एथनॉल के रेट भी बढ़ाने की चीज़ों के साथ बातचीत हो रही है। इस टाइम गन्ने के जो रस से जो एथनॉल बनता है वो प्रति लीटर जो बिकता है वो बिकता है करीब 65 रुपये करीब का है, और बी हैवी गुड़ जो होता है उससे नीचे का स्तर जो होता है वो रेट है 60 रुपये, और उससे नीचे का जो स्तर होता है सी हैवी गुड़, उसका रेट जो है प्रति लीटर जो बताया जा रहा है वो 56 रुपये करीब का है। इस तरीके से भी हमारे अतुल चतुर्वेदी जी ने हमें बताया। अब एक और डिमांड चीज़ के साथ आ रही है कि भाई एथनॉल के रेट भी बढ़ाए जाएं। अगर एथनॉल के रेट बढ़ेंगे तो फिर भी वो कंपनियों को फ़ायदा होगा जो चीनी के साथ साथ एथनॉल के लिए चीज़ें करती हैं।
पर अगर आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज अगर आप HPCL, IOC, BPCL ऐसी कंपनियों को देखेंगे जो तेल पर वर्क करती है, ऑयल पर वर्क करती है, उनके अंदर क्यों तेज़ी देखने को मिली? क्योंकि भैया एथेनॉल तो वही खरीदेंगी ना कंपनी, मिश्रण करेंगी, वही पेट्रोल पंप में बिकेगा। तो एथेनॉल आपकी एक ज़रूरत हो गई है जिसको आपको माइंड से भी और दिल से भी समझ कर चलना पड़ेगा। ये एक उद्योग की ज़रूरत हो गई है चीनी के साथ साथ। तो चीनी के अगर 31 रुपये जो रेट थे, अगर उसमें चेंज होंगे तो ये आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस न्यूज़ ने आज तेज़ी दिखा दी। और रेणुका शुगर जब के MD जब इस तरीके से एकदम से इंटरव्यू देते हुए जी बिजनेस में नज़र आए तो ये वैल्यूबल न्यूज़ थी, इसे आपको समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि प्रहलाद जोशी जी किस तरीके से सरकार से बातचीत करके इस चीज़ को आगे के लिए बढ़ाते हैं। अब इससे ही काफ़ी लोग कह रहे हैं सर जो सकुमा एक्सपोर्ट शेयर है वो भी तो चीनी के काम करता है। देखो सर, चीनी के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात पर वर्क करता था और निर्यात पर अभी भी बैन है। हो सकता है दिसंबर के बाद इसके ऊपर सरकार कोई विचार कर सके। कुछ चीज़ों को हमें कैंडल चार्ट में समझने से ज़्यादा उसके न्यूज़ पर भी समझना पड़ता है। शेयर जब इतना नीचे आ गया तो लोग कह रहे थे इससे नीचे नहीं आएगा, पर वैल्यूबल कंपनी का काम है ये समझकर आप चलना, क्योंकि अगर निर्यात पर चीज़ें खुलती हैं आगे जाकर, फिलहाल तो ये चीनी के रेट बढ़ने पर और एथेनॉल की न्यूज़ के साथ शुगर सेक्टर पे तेज़ी थी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो सकुमा शेयर है ना, वो चीनी बनाता नहीं है, चीनी को थोक रेट पर खरीदता, वो क्रेता है ना, वो खरीदता है, फिर उसको वो अच्छे तरीके से बनाकर पैकिंग कर कर अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें कर कर फिर वो बेचता है या फिर वो निर्यात करता है, फिर यहीं पर बेचता है। तो रेट बढ़ने से चीनी कंपनियों का बेनिफिट होगा, क्योंकि वो चीनी कंपनियों के लिए रेट है ना, ये तो वहाँ खरीदेगा। तो इसके अंदर तो तेज़ी के वैसी भी चीज़ें हम समझ नहीं सकते। यहाँ पर हमें समझनी है कि ये कृषि के जो भी थोक क्रेता के साथ आता है, ये कृषि के जो भी उत्पाद होते हैं जैसे चीनी हो गया, दाल हो गया, अलग अलग चीज़ें होंगी, उसके ऊपर ये वर्क करती है कंपनी। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जब जिस दिन निर्यात के ऊपर चीज़ें हटेंगी तो मुझे लगता है इस शेयर के अंदर भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि ये कंपनी चीनी में निर्यात भी करती है। इसने कहा था कि निर्यात होने से कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो आप सबको पता है ना, ये बताकर चली है सकुमा। तो सकुमा भैया इससे अलग चीज़ है, करता चीनी में ही काम है, पर वो चीनी बनाता नहीं है, खरीदता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक कि आपके पास टाइम नहीं होगा तब तक कि आपको कुछ भी शेयर बाज़ार में समझ नहीं आएगा। एक चीज़ को और उदाहरण की तरह समझेंगे कि 14 साल की उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था और इतना संघर्ष किया कि वो 30 रुपये प्रतिदिन कहीं पर काम करते थे, उन्हें 30 रुपये मिलते थे। पर जिस बंदे के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू होती है तो भैया वो गरीबी से भी अमीर तक जा सकता है, जिसकी साइकोलॉजी मजबूत होती है। और जिसकी साइकोलॉजी कमज़ोर होगी ना, उसे मिला मिला धन भी उसका जाएगा। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क होता है अपने कार्य के क्षेत्र में माहिर बनना, उलझनों में नहीं उलझना, अपने में फोकस करना। तो राजेंद्र गुप्ता जी जो ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो अपने में पूरा फोकस करके बैठे हैं और अपनी उपलब्धियों के दौरान उन्होंने पंजाब और मध्य प्रदेश में इकाइयाँ भी अपनी लगाई हुई है जिससे वो वर्क करते हैं। शुरुआती तौर पर ये अच्छे अच्छे ब्रांडों के साथ जुड़ते गए और अपने को मजबूत करते गए, ये भी आप समझ कर चलना। 2022 इस कंपनी के लिए आया था प्रॉब्लम वाला, जहां पर राजेंद्र गुप्ता जी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। और ये न्यूज़ ऐसी क्रांति लेकर आ गई कि कहीं ना कहीं ऐसा सबको लगा कि भैया ये छोड़कर चले गए। ये चेयरमैन तो अभी भी ट्राइडेंट ग्रुप के हैं वो। तो निदेशक मंडल से जैसे ही बाहर हुए तो इस शेयर के अंदर जो पहले आंधी तेजी वाली चल रही थी वो उसे गिरावट में लेकर आ गई। और तब से ये शेयर, अभी 2-3 साल हो गए जब से ये शेयर आपको 30, 35, 31, 32, 40 इस तरह से ही मिल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं इस कंपनी के अंदर करें क्या। तो अभी तक के जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सिर्फ राजेंद्र गुप्ता जी को छोड़ने वाले के अलावा कुछ आपको निगेटिव लगा। दूसरा, आप समझो कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम, यहाँ पर एक मेला भी हुआ था टेक्सटाइल का, ये मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर मेला होने के बाद क्या क्या चीज़ें किस किस को किस तरीके से चीज़ों के साथ करना है, वो तो भैया एक गोपनीय चीज़ होती है।
पर समझना ये था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला था, वो जो यहाँ के टेक्सटाइल उद्योग पे एक अच्छी क्रांति लेकर जरूर आएगा। और उसके बाद फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ, वहाँ से उनकी टेक्सटाइल की चीज़ें जो है प्रॉब्लम में आई, और इससे यहाँ पर भारत के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। हो सकता है ये चीज़ें आगे भी कंटिन्यू इसके अंदर और अच्छी तरीक़ों से आए, क्योंकि काफ़ी लोग उस देश के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिस देश का प्रधानमंत्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश की यात्रा भी करता है। समझ रहे हो, मैं उस हिसाब से आपको आज ट्राइडेंट समझा रहा हूँ, कोई भी आपको ऐसे समझा नहीं सकता। तो 2022 में जब इन्होंने निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया तो वो इस कंपनी के लिए सिर्फ निगेटिव था, बाकी कोई और भी चीज़ मुझे इस कंपनी के अंदर निगेटिव देखने को नहीं मिलती। ग्राहक की अगर हम इसकी बात करें तो रिलायंस रिटेल हो गया, डी मार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे इसके कई ब्रांडेड विक्रेता हैं, है ना, जो रिटेल खुदरा विक्रेता इसके काफ़ी नाम वाले हैं, जो इसके 50 से 60% का जो इसका राजस्व है यान का, वो इसके 5 ग्राहक ही पूरा कर देते हैं इंडिया में, ये आप समझ कर चलना। दूसरा एक चीज़ और देखें तो ये यान के 25% के राजस्व के बराबर होता है। तीसरी आप एक चीज़ समझेंगे कि वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने भारत के अंदर जो अपना राजस्व को बढ़ाया वो था 38%, और यही चीज़ वित्त वर्ष 2022 में जो थी वो 32%। तो 32 से 38 हो गया, यानी कि इंडिया में कारोबार ये बढ़ा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में ही अमेरिका में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का माल जाता है, जो वित्त वर्ष 2024 में करीब 39% का था। बीच में आपको कई न्यूज़ देखने को मिली, युद्ध हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, मंदी होगी, ये हो गया, तो हाँ उसका फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022 में अगर हम देखें तो अमेरिका में 41% तक के इस तरीके से निर्यात हुआ था, जो अब वित्त वर्ष 2024 में 39% था। तो ये चीज़ घटी है। विश्व में अन्य देशों में भी ये वर्क करता है, उसकी हिस्सेदारी भी इसकी वित्त वर्ष 2022 में जो थी करीब 27% की थी, जो घटकर वित्त वर्ष 2024 में 23% की हो गई। अब अमेरिका और विश्व की चीज़ों के साथ आप समझो कि जो चीज़ निर्यात हो रही थी वो कम हो रही है और भारत में इसकी चीज़ें बढ़ रही हैं। और जब भारत में इसकी चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसके चेयरमैन ने कहा था कि हम अपना फोकस भारत की चीज़ों के साथ, अच्छी नीतियों के साथ देख रहे हैं, और इन्होंने करीना कपूर को अपने ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्रांड को कौन प्रमोट करता है, इनके करीना कपूर करती है, जो आपको पता ही है। तो उन चीज़ों से भी इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें कम हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 90 देशों में कंपनी वर्क करती है, और कंपनी का मार्केटिंग कार्यालय जो है चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा, मुंबई आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली आपको देखने को मिलेगा, गुरुग्राम आपको देखने को मिलेगा, भोपाल आपको देखने को मिलेगा। सर्किलों में इनके मार्केटिंग कार्यालय हैं जो काम को अच्छी नीतियों के साथ देखते हैं। साथ ही इसका यूएसए और दुबई में इसका विदेशी परिचालन भी है। कंपनी की अभी तक के कुछ चीज़ आपको निगेटिव लगी, मैंने आपको क्या कहा ना कि पड़ी कार अगर वो पड़ी है ना, अगर उसमें सब कुछ टाइम पे सर्विस होती है, सब कुछ सही होती है, तो फिर जब वो चलेगी तो फिर वो तेज़ी से भागेगी। समय होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि जब हम समय की तलाश करना शेयर बाज़ार के अंदर शुरू कर देंगे कि भाई और ज़्यादा हमें टाइम देना है, और अच्छे शेयरों के अंदर क्या ऐसी निगेटिवपन है, क्या ऐसा पॉजिटिवपन है, इसको आपको खोजना है। और जब आपको कुछ भी निगेटिव ना दिखे तो लाजमी वहाँ बनता है होल्ड, क्योंकि आप और मैं एक दूसरे की धैर्यता से जब तक नहीं जीतेंगे तब तक के आपको यहाँ बेनिफिट नहीं होगा। और अगर मैं आपकी धैर्यता से जीत गया, क्योंकि आपने पहले बेच दिया और मैं बाद में पड़ा, तो मैं आपसे जीत गया। कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी देती है, ये भी आप समझ कर चलना। तो अभी तक तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं इसके अंदर होल्ड नहीं कर सकता। तो मैं होल्ड की चीज़ें बता रहा हूँ भैया, खरीदने बेचने की चीज़ें बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ये शेयर है, मैं आपको फिर बता दूँ। दूसरा, अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 18,178 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का शेयर इस वक्त करीब 35 रुपये करीब का चल रहा है। हाई कंपनी का अगर हम देखें तो 52 रुपये करीब का है, लो कंपनी का करीब 32 रुपये करीब का। तो कंपनी अपने लो पर इस टाइम चल रही है और काफ़ी दिनों से
लोगों को इसने परेशान कर रखा है। कुछ दिन होते हैं तो कभी तेज़ी दिखा देता है, फिर शेयर नीचे आ जाता है। बस यही वो एक चीज़ है कि जहां आसानी से आपके हाथों से शेयर जा सकते हैं, या तो आपको प्रॉफिट दिलाकर या आपको ऐसा गतिविधियों में डालकर कि भैया इस शेयर में कुछ नहीं बचा। तो जब इतने ज़्यादा कमेंट ट्राइडेंट के ऊपर आएंगे तो फिर मुझे वो वैल्यूबल चीज़ें आपको समझानी पड़ती है जो चार्ट और फंडामेंटल से भी अलग होती हैं। फिर वहाँ पर मैं आपके लिए चीज़ें लाता हूँ, सारी चीज़ों को खोज कर, है ना। तो इन सब के लिए लगता है समय, और इसकी कोई वैल्यू जानेगा नहीं, मुझे पता है अभी, क्योंकि कुछ लोगों को देखना है इसको 70 में, 80 में, 90 में, 100 में। भाई धैर्यता से जीतोगे तो तभी वो चीज़ें होंगी। बिल्कुल कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसके अंदर निगेटिव देखने को मिल रहा हो। जून 2023 की अगर हम कंपनी की बात करें तो सेल थी कंपनी की 1494 करोड़। कंपनी का सेल कितनी कर रही है? 1494 करोड़ की कंपनी का ही प्रॉफिट आया है। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करी 1743 करोड़ की कर ली, और 74 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को ज़्यादा कर दिया है ना, खर्चे थोड़े बढ़ा दिए, ताकि खर्चे तब भी बढ़ते हैं जब कंपनी कुछ और चीज़ें भी देख रही है। और इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर वो ज़्यादा चीज़ें देखेंगे अपनी आगे बढ़ने के लिए। तो ये सेल्स को देखो, 1743 करोड़ होती है किसी कंपनी की, छोटी मोटी कंपनी देखी अभी इतनी सेल आपने। दूसरा, अगर आप इसका रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास है 3806 करोड़ का रिजर्व है, और उधार कंपनी का 2126 करोड़ का उधार है। प्रमोटर की अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर काफ़ी सही बने पड़े हैं। जो जून 2024 का डाटा है, जहां पर प्रमोटर है 73.19%, एफआईस कंपनी के अंदर है करीब 2.63%, डीआईस कंपनी के अंदर है करीब 0.06%, और पब्लिक है कंपनी के अंदर 22.87%। और 22.87% पब्लिक कह रही है कि ऊपर क्यों नहीं जाता। मैंने क्या कहा है, समझ लो आपकी बाइक खड़ी है, जब आप चलाओगे तभी तो जाएगा ना, है सही ना, वो बिल्कुल सही है। और अदर कंपनी के अंदर है 1.25%। तो इन सारी नीतियों को अगर हम भापें, ये चार्ट के एनालाइज करके कोई कुछ और बता दे भैया इतना गिर जाएगा, इतना भाग जाएगा, उस विधियों के साथ इसके अंदर हमें लगना नहीं है। क्योंकि शेयर तो अगर भागना होता तो काफ़ी लोगों ने चार्ट में देखकर भगा दिया होता हुआ है ऐसे, और काफ़ी लोगों ने इसे चार्ट में देखकर गिराया हुआ भी है। पर जू का तू टहल रहा है इसी रेंज पर, ही 35, 38, 39 इसी रेंज पर टहल रहा है, ये भी देख लेना। तो एक एक चीज़ मैंने आपकी इसको बता दी। इसके अलावा कोई आपको और इसके अंदर कोई निगेटिव बता रहा है और कोई पॉजिटिव बता रहा है तो उस पर आप विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। सिर्फ इसका 2022 का एक जो वाक्य है जहां राजेंद्र गुप्ता जी को चीज़ों के साथ वो हट गए थे, बस वही एक इसके अंदर निगेटिव है। बाकी फंडामेंटल चेक कर लो, बाकी कुछ भी इसका चेक कर लो। क्या आपको लगा कि ये निगेटिव है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया। मैं खरीदने बेचने के लिए तो चीज़ें बता ही नहीं रहा हूँ ना, किस रेट से खरीदना, कहाँ खरीदना है। मुझे कई लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने लिखा है, तो वो चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो सकूमा को भगाने से पहले सोचना है कि वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है। सेल अगर RANL के साथ मर्ज होता है तो ये इस्पात मंत्रालय जोर दे रहा है। जब इस्पात मंत्रालय जोर दे रहा है तो हो सकता है ये विलय हो जाए, और जब विलय हो जाएगा तो सेल की भी क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो देश की एक बड़ी कंपनी है स्टील की। अगर हमें समझें कि MSP यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस अगर चीनी के क्षेत्र में आएगा तो यहाँ से फ़ायदा चीनी वाली कंपनियों को है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से, सालों से डिमांड कर रहे हैं। फिर एथनॉल के अगर रेट बढ़ गए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा रेणुका शुगर को भी हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड पर लगे पड़े हैं। चीज़ों को जिस दिन हम समझते जाएंगे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। एक वही टाइम था शुगर का जब सरकार ने एथनॉल पर बैन लगाया, और तभी मैंने आपके लिए वहाँ वीडियो बनाई। और आज भी मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ। एथनॉल को अपने माइंड से नहीं, अपने दिल पर संभाल के रखना, क्योंकि एथनॉल से गाड़ियाँ चलने वाली चीज़ों की न्यूज़ हमें पता है, तो वो कभी भी चले पर हमें पता लगनी चाहिए। तो उन स्थितियों के आपको आप समझना है। अगर आपको बनना है अमीर तो आप दूर लंबे समय के लिए बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई अमीर नहीं बनता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कमाया वो पैसा अगले बार किसी और कंपनी में लग जाता है शॉर्ट टर्म के लिए ही, और कभी वो फंसा देगी, चाहे वो अच्छी कंपनी हो, है ना। तो चीज़ों को जब जब आप समझते जाएंगे अच्छी होती जाएगी। कल एक छोटी सी वीडियो में बताया था कि जब हुंडई मोटर का IPO आएगा तो वो सबसे बड़ा, देश का एक बड़ा IPO होगा।
पर एक चीज़ समझो कि हुंडई ने एक पार्टनरशिप कर रखी है एक्साइट के साथ। कल थोड़ी सी लाइन पढ़ के आना, और लोग कहते हैं कि भैया कुछ अलग अलग तरीके से समझा दो। तो हमारी चीज़ जो है बिल्कुल सत्य की ओर है, अच्छे की ओर है और समझाने की ओर है। और आज एक व्यक्ति ने कहा किसी को कुछ नहीं पता, बकवास। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं, हम तो सिर्फ काम पे काम कर रहे हैं ना, वर्क में काम कर रहे हैं ना, हमें तो पता नहीं कल ट्राइडेंट कहाँ जाएगा, कब क्या होगा। वो व्यक्ति सुनना चाह रहा था कि मैं उससे टारगेट बता दूं, कह रहा किसी को कुछ नहीं पता। कल की वीडियो में कमेंट था, मैं बिल्कुल नहीं हमें कुछ पता, पर हमें काम पता है। उन चीज़ों को मैंने आपको समझाया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे ज़रूर बता देना। और किसी को भी किसी शेयर के ऊपर कुछ भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, मैंने एनालाइज करके आपको बताई है जैसे व्यक्तियों ने मुझे बताया, और वो भी मैंने आपको बताया है जो हमें साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। हर एक चीज़ मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।